हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू इम्पैक्ट ऑन ऑनलाइन क्लासरूम। कैसे हैं बच्चा लोग? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर फॉर क्लास 11 वेक्टर्स। देखो, जैसे कि मैथ आप जानते हैं कि एक लैंग्वेज है फिजिक्स को पढ़ने के लिए, है ना। मैथ क्या है? फिजिक्स की लैंग्वेज है। अगर मैथ नहीं आता तो आप फिजिक्स नहीं कर सकते। उसी तरह से जो वेक्टर्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फिजिक्स को समझने के लिए। ये जो वेक्टर्स हैं 11th क्लास में मोशन इन प्लेन जो आप पढ़ेंगे उसमें काम आएंगे। ना सिर्फ उसमें काम आएंगे बल्कि जितनी फिजिक्स आप पढ़ने वाले हैं 11th में और 12th में, इस करीब करीब सारी फिजिक्स में ही कहीं ना कहीं इनका एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा, राइट। तो वेक्टर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है आपके लिए। सीबीएसई में क्वेश्चन आएंगे इससे, नीट में भी क्वेश्चंस आते हैं और जे में जो क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल होता है। तो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर क्लास 11 के लिए और देखते हैं वेक्टर के अंदर क्या है। चलिए बच्चों, जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं ये दो तरह की होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी, राइट। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? जैसे कि आपकी फोर्स है, मोशन है ना, ये आपका मोमेंटम है, स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट है। ऑल दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको दो सेगमेंट में डिवाइड कर लीजिए आप। पहला है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं इसके अंदर जो मेन चीज होती है वो होती है मैग्नीट्यूड, है ना। इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन, है ना, सेंस ऑफ डायरेक्शन होती है, यानी कि कोई ना कोई डायरेक्शन इसमें एसोसिएट करनी पड़ती है हमें। स्केलर क्वांटिटी में जो मैग्नीट्यूड होता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फिजिकल फिजिकल क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना। उस क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें किससे? यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो हमारे पास में मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ कि 2 किलोग्राम, है ना, कोई चीज़ है मेरे पास में, उसका वेट है 2 किलोग्राम, तो क्या कहेंगे? 2 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और किलोग्राम क्या हो गया? इसका यूनिट होगी फिजिकल क्वांटिटी की। तो जो स्केलर्स होते हैं उसके अंदर सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स के अंदर मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज एक यूनिक डायरेक्शन होती है। क्या होती है? यूनिक डायरेक्शन। तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यूनिक डायरेक्शन। डायरेक्शन होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेकंड क्या है? सेकंड है वेक्टर वही हो सकते हैं बच्चों जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करें, है ना। वेक्टर क्वांटिटी सिर्फ वही क्वांटिटी हो सकती है जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती हूँ, है ना, उनको ओबे करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए फोर्सेज हैं, तो फोर्सेज को, जो फोर्सेज हैं ये आपके, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इनको ओबे करती हैं। लेकिन जो करंट है, करंट में भी करंट डायरेक्शन होती है ना। करंट कहाँ निकलती है? सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और नेगेटिव के अंदर जाती है। यानी कि आप जानते हैं करंट वायर में एक डायरेक्शन जाती निकलती है, दूसरी तरफ जाती है, तो डायरेक्शन हुई नहीं हुई इसके अंदर। लेकिन क्या करंट ए वेक्टर क्वांटिटी है? तो आंसर है नो, ठीक है ना। क्यों नहीं है करंट वेक्टर क्वांटिटी? क्योंकि जो करंट है ये आपके वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का इस्तेमाल नहीं करती है ना, उनको ओबे नहीं करती है। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? यूनिक डायरेक्शन होती है एंड दे शुड ओबे लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर ये चीजें होंगी तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स, मोमेंटम, राइट, ये आपका वेलोसिटी एटसेट्रा, ये सारी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच एज ए मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन एंड इज एडिड अकॉर्डिंग टू द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिड अकॉर्डिंग टू द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अगर क्वांटिटी को हम, ऐसी क्वांटिटी को जिसमें डायरेक्शन तो आ रही है लेकिन हम उसको
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का यूज करके ऐड नहीं कर सकते तो उसको हम वेक्टर नहीं कहेंगे। वो कौन सी क्वांटिटी हो सकती है? जैसे करंट है, करंट को वेक्टर नहीं कह सकते। प्रेशर की भी डायरेक्शन होती है ना, किस डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है, लेकिन प्रेशर को भी हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। किन क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर कहेंगे? उन्हीं को कहेंगे जिनमें जिनमें डायरेक्शन भी हो और जो आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करती हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, वो ए से बी पर गया 3 किलोमीटर, है ना, ये हमने डायरेक्शन बना रखी है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ए से बी पर गया 3 किलोमीटर और बी पर जाके उसने सोचा चलो नॉर्थ में चलते हैं, तो बी से सी गया नॉर्थ में 4 किलोमीटर। तो ए से बी और बी से सी, ए से बी गया ईस्ट और बी से सी गया नॉर्थ। तो आप देखें जो टोटल डिस्टेंस आएगा इसमें वो आएगा ए बी प्लस बी सी। ये टोटल डिस्टेंस आ गया कितना? 3 + 4 7 किलोमीटर हो गया। तो जो डिस्टेंस आएगा इसमें ये आ गया 3 + 4 = 7 किलोमीटर, राइट। इसके अंदर डायरेक्शन नहीं है ना, हम इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं कर रहे, तो इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? स्केलर कहेंगे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ए से जो सी है वो कितनी दूर है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है और डायरेक्शन क्या है, तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट निकाल लो उसका। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। किसी ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी की फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट आया ए सी। तो जो वेक्टर ए सी आई, जो ए सी आई, ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब ए सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे आप? अब देखो ये यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम निकाल के आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, राइट। चलिए, नाउ हाउ डू वी रिप्रेजेंट ए वेक्टर, है ना। वेक्टर तो है लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में एक एरो है ना। वेक्टर को एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो उसकी लेंथ होती है, ये जो उसकी लेंथ है ना, LEN लेंथ है, ये जो असल में मैग्नीट्यूड होता है क्वांटिटी के, उसके प्रोपोर्शनल होती है ना, प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जो लेंथ होती है ना, ये जो लेंथ है, वेक्टर पे एरो लगा होता है। यहाँ पे क्या है? ये एरो हेड है ना, एरो या हेड कह लेते हैं इसे, है ना, हेड है ना, एरो हेड, ARR एरो हेड। और ये क्या है? ये इसका टेल है, राइट है। तो वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके एंड पर एक एरो हेड लगा होता है और स्टार्टिंग टेल से होती है। इसको हम क्या कहते हैं? ऐसे वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। मैथमेटिकली वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लीजिए ये जो वेक्टर है इसे यहाँ से ए कह देते हैं, इसे बी कह देते हैं। तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों वेक्टर को AB से। और अगर लेंथ को मैं क्या कहूँ? L लेंथ कहूँ और उस पर वेक्टर लगा दूँ, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि ये वेक्टर LB है, राइट है। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंट किया जाएगा ऐसे और ग्राफिकल रिप्रेजेंट किया जाएगा उसको एरो से, राइट हो गया। यहाँ पे देखो जो मैग्नीट्यूड है, अच्छा जैसे ही हो गया मेरे पास में, ये तो वेक्टर हो गया। अब वेक्टर में 2 चीज़ होती हैं, एक तो होता है मैग्नीट्यूड और एक होती है डायरेक्शन। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ये जो है वेक्टर AB करें और 2 यहाँ पे लाइनें लगाते हैं, ठीक है ना, इससे कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर AB, राइट। तो जैसे L है इसको कह सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके, है ना, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड आ गया वेक्टर का। चलिए नाउ कुछ जान लेते हैं वेक्टर के बारे में, क्या क्या करता है ये। अ वेक्टर डज नॉट चेंज नहीं होता है इफ डिस्प्लेस पैरेलल टू इटसेल्फ। किसी प्लेन में अगर इसके पैरेलल डिस्प्लेस कर दिया जाए, किसी प्लेन में वेक्टर को उसके पैरेलल डिस्प्लेस कर दिया जाए, कहीं पर भी पैरेलल होना चाहिए, तो वेक्टर सेम रहता है, राइट। कैसे? जैसे मान लो मेरे पास एक वेक्टर A है और ये प्लेन में है आपके स्क्रीन की, तो आपने दूसरा वेक्टर ले लिया यहाँ पर, इसको यहाँ पे ले गए, है ना, इसको शिफ्ट कर दिया, लेकिन ये इसके पैरेलल है ना, या हमने तीसरी लोकेशन पर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया इसे, अभी भी इसके पैरेलल है। तो इन तीनों केसेस में बच्चों वेक्टर A विल बी इक्वल टू वेक्टर B विल बी इक्वल टू वेक्टर C, राइट। वेक्टर तभी बराबर हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं, जब वो सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हों, उनके मैग्नीट्यूड्स सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। 3 चीज़ें, क्या? सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए,
सेम मैग्नीट्यूड्स होने चाहिए और सेम ही उनके डायरेक्शन होने चाहिए, राइट। तो किसी वेक्टर को स्पेस में अगर मैं उसके पैरेलल, स्पेस में नहीं प्लेन में उसके पैरेलल अगर शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, वो सेम ही रहने वाला है। चलिए, इफ ए वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल अदर देन मल्टीपल ऑफ 2 पाई इट चेंजेस। अगर एक वेक्टर, मान लो मेरे पास में ये वेक्टर ए है ये वाला, और इसको हम रोटेट कर रहे हैं, कहाँ, ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2 पाई रोटेशन दूं, है ना, 2 पाई रोटेशन दूं तो उसकी पोजीशन वही आ जाएगी, है ना। देखो यहाँ से रोटेट किया, फिर यहाँ से रोटेट किया, रोटेट किया, रोटेट किया, करते करते यहीं पर आ जाएगा, 2 पाई पे यहाँ आ जाएगा, 4 पाई पे यहाँ पे यहीं पर आ जाएगा, यानी कि 2 पाई के मल्टीपल पे उसकी सेम लोकेशन आ जाएगी, सेम पोजीशन आ जाएगी, ठीक है ना। तो 2 पाई के अलावा अगर किसी और एंगल पर आप इसको रोटेट करेंगे तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे ये वेक्टर बी हो गया यहाँ पर, तो इस केस में थीटा चूंकि 2 पाई नहीं है तो वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी, है ना, सिंस थीटा इज नॉट इक्वल टू पाई। सही में बात। चलिए देखते हैं आगे। अब देखो बच्चों, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जब हम मोशन को स्टडी करते हैं तो असल में हमें एक फ्रेम चाहिए होता है, रेफरेंस फ्रेम चाहिए होता है। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम आपके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसको मान लीजिए ये रेफरेंस फ्रेम है। जैसे ये मेरे पास में एक्स, एक्स डैश, वाई और वाई डैश कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई है। तो अब मान लो कोई पार्टिकल यहाँ पर ए पोजीशन पर है ना, और कुछ देर बाद में यहाँ पर बी पोजीशन पर पहुँच गया। तो ये जो मोशन हो रहा है ए से बी का, ये असल में इस रेफरेंस फ्रेम में हो रहा है। इस रेफरेंस फ्रेम का जो रेफरेंस पॉइंट है उसको मान लेते हैं ओरिजिन, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ओरिजिन पर कोई ऑब्जर्वर है जो इस मोशन को देख रहा है, ठीक है ना। ओरिजिन पर कोई ऑब्जर्वर है, उसको वो देख रहा है मोशन को। तो जब जिस इंस्टेंट पे उसने मोशन को देखा, पार्टिकल को देखा, वो ए पर था, और कुछ टाइम के बाद जब उन्हें देखा तो वो बी पर पहुंच गया, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मोशन इन ए रेफरेंस फ्रेम, राइट। इसको बाद में पढ़ेंगे। तो ये कहता है कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ट्रांसलेटेड और रोटेटेड, द वेक्टर डज नॉट चेंज। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो मेरे पास में ये यहाँ पे एक एस फ्रेम है और दूसरा हमने यहाँ पे इसको रोटेट कर दिया है ना, इसको ऐसे रोटेट कर दिया है फ्रेम को, इस तरह से ऐसे ऐसे करके रोटेट कर रखा है ना। एंटी क्लॉकवाइज हमने इसको रोटेट किया है, एंटी क्लॉकवाइज फ्रेम को रोटेट किया, देखो, है ना, ऐसे करके। जो यहाँ पहले ब्लू वाला था एक्सिस थी, अब ये घूम के ऐसे होगी, पहले एक्सिस ऐसे थी, अब एक्सिस ऐसे होगी, तो ऐसे रोटेट क्या नहीं किया। अब अगर ये वेक्टर ए जो है, ये वेक्टर है ना, ये जो वेक्टर ए है, इस जो वेक्टर है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये सेम ही रहने वाली है, ठीक है ना। अगर हम फ्रेम को रोटेट कर दें या इसको ट्रांसलेट कर दें, ट्रांसलेट मतलब है कि इसके पैरेलल इसको ले जाएं आगे, कहीं ऐसे करके आगे ले जाएं या पीछे ले जाएं, या ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं, ये हो गया ट्रांसलेशन और ये हो गया रोटेशन। तो फ्रेम और रेफरेंस को या ट्रांसलेट करें या रोटेट करें तो वेक्टर डज नॉट चेंज, वेक्टर सेम ही रहने वाला है, ठीक है ना। हालांकि इसके कंपोनेंट चेंज हो जाएंगे, है ना, ये हो सकते हैं। चलिए, तो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, मैंने बताया भी आपको, पीछे बताया था क्या। इक्वल वेक्टर्स के लिए 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। दे शुड बी ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड देयर मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल्स, एंड थर्ड देयर शुड पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। अगर ऐसा है तो 2 वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स कहेंगे, राइट। चलिए, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या, कि 2 वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, राइट। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। देखो बच्चों, 2 वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है, मान लो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा, जो शॉर्टेस्ट, जो ये मेरे पास एक्यूट एंगल बनता है, ये वाला देखते हैं। मान लेते हैं वेक्टर ए है, ए वेक्टर बी है, तो ये जो वेक्टर से इनकी जो डायरेक्शन के बीच में एंगल्स हैं, इसी को कहेंगे हम एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। अब डायरेक्शन के बीच में तो 2 एंगल है, कौन से, एक तो ये वाला एंगल है और एक एंगल ये वाला भी है ना, एक एंगल ये वाला भी है। तो इन 2 में से जो भी छोटा एंगल होगा उसे हम कहेंगे एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। तो इस केस में 2 वेक्टर्स की टेल मिली हुई है और इनके बीच का एंगल जो है वो क्या आ गया, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स हो गया। लेकिन मैं इसको, तो ये जो वेक्टर बी है या वेक्टर ए है, इसको इनके पैरेलल डिस्प्लेस कर सकता हूँ। जैसे कि देखो एक केस देखते हैं। अब मैंने वेक्टर बी को, वेक्टर बी पहले कहाँ था, वेक्टर बी पहले यहाँ पे था, ऐसे करके ऐसे था वेक्टर बी, है ना, ये था। अब इस वेक्टर बी को हमने क्या किया, इसके पैरेलल डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे आ गया।
तो इस पोजीशन में बच्चों जो एंगल बनेगा कौन सा बनेगा, वेक्टर ए को आगे आप एक्सटेंड कर लीजिए ऐसे करके, तो इनकी जो डायरेक्शन के बीच में एंगल आ रहा है वो ये वाला एंगल आ रहा होगा। तो देखो दो एंगल बनने डायरेक्शन में कौन से बन रहा है, एक तो ये वाला बन रहा है और एक कौन सा बन रहा है, छोटे वाला एंगल बन रहा है। तो जो स्मॉलर एंगल है वो वाला एंगल, राइट। तो ए की डायरेक्शन ये और बी की डायरेक्शन ये, तो ए की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी ऐसे करके, होगी नहीं होगी, और बी की ये होगी, तो ये थीटा एंगल। एक और केस देख लेते हैं यहाँ पर। अब देखो हमारे पास में ये जो बी था, कहाँ था पहले, बी यहाँ पे था, ऐसे करके बी था ये वाला, है ना, ऐसे करके मेरे पास में यहाँ पर इनिशियली बी वेक्टर था, इनिशियली बी वेक्टर यहाँ पे था। अब हमने क्या किया, इसके पैरेलल इसको हमने शिफ्ट किया पैरेलल, और ऐसे करके पैरेलल करके यहाँ पे ले आए ऐसे करके। नाउ कौन सा एंगल है इनके बीच में, इनके बीच में एंगल होगा अभी भी ये वाला एंगल होगा। कैसे, इसको आगे बढ़ा दीजिए यहाँ पर, इसको पैरेलल आगे कर दीजिए, तो ये जो एंगल होगा थीटा एंगल ये वाला आ जाएगा। अब इसके अपोजिट एंगल कौन सा, ये वाला हो गया, ठीक है ना, तो इनके बीच का एंगल ये माना जाएगा, राइट हो गया। तो ये वाला जो केस है और ये वाला जो केस है ये बहुत बार इस्तेमाल होते हैं, इनको ध्यान रखें आप। ओके, नाउ यूनिट वेक्टर, व्हाट इज ए यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर। यानी कि यूनिट वेक्टर उस वेक्टर के कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन हो, क्या हो, डायरेक्शन हो, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो, यूनिटी हो। यूनिट वेक्टर की ना तो यूनिट होती है बच्चों और ना ही क्या होती है, डायमेंशन होती है ना, बात सही हमारी है। तो यूनिट वेक्टर किसे कहेंगे, वो यूनिट वेक्टर असल में किसी गिवन वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है, बस किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये वेक्टर है, कौन सा, ये वेक्टर है वेक्टर ए, और मान लेते हैं इसकी जो मैग्नीट्यूड से कितना है 1 2 3, है ना, 1 2 3 तीन पार्ट बन रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, राइट है। तो इसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, हम लिखेंगे ए और उसके ऊपर कैप लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ए के ऊपर ऐसे करके कैप लगा देंगे, कहेंगे कैप। ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं हम यूनिट वेक्टर को, यानी किसी वेक्टर के ऊपर अगर कैप लगा दिया जाए वेक्टर के बजाय तो उसको क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो जो यूनिट वेक्टर है ये कितना होगा, ये 1/3 ए आ जाएगा, है ना, ये यूनिट वेक्टर हो गया, कितना हो गया 1/3 वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए का 1/3 पार्ट जो होगा ये यूनिट वेक्टर होगा। इसको ध्यान से समझते हैं। देखो किसी वेक्टर को मान लेते हैं मेरे पास में वेक्टर ए है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें क्या क्या होता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक होती है डायरेक्शन। अब जो उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो हो गया ये, इसको तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो इसकी डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ठीक है ना। तो ये मैग्नीट्यूड आ गया और ये डायरेक्शन आ गई है। तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये असल में डायरेक्शन है इन द ए पर्टिकुलर डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए पॉइंट कर रहा है, जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए पॉइंट कर रहा है वही डायरेक्शन यूनिट वेक्टर ए की है। लेकिन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है लेकिन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं होता, यानी कितना होता है 1 यूनिटी होता है ये। तो हम कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर कितना हो गया मेरे पास में, ये आ गया वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, राइट। अब जो एक्स वाई जेड एक्सिस के जो हमारे पास में कोऑर्डिनेट प्लेन होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन में जो एक्सिस हैं उनके अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं, राइट है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर उसको हम आई कहते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर उसको हम जे कहते हैं, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसको हम के कहते हैं, राइट हो गया, आई जे के ऐसे करके। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाओ। क्वेश्चन है 3 वेक्टर्स ए बी सी आर शोन इन फिगर, फाइंड एंगल्स बिटवीन, है ना, ये शो कर रखा है। ये एक्स एक्सिस है, कौन से बच्चों, एक्स एक्सिस से ये वेक्टर ए 30 डिग्री एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस से वेक्टर बी नीचे तरफ 30 डिग्री बना रहा है, और एक्स एक्सिस से ये 45 डिग्री बना रहा है। तो क्या करें आप, सबसे पहले तो आप एक ये बना लें, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लें ऐसे करके, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, है ना, ये वाला, और इन पे इन वेक्टर को प्लॉट कर लेते हैं। तो ये वेक्टर आ गया मेरे पास में ए वेक्टर, है ना, ए वेक्टर आ गया, और ये एंगल आ गया बच्चों 30 डिग्री। अब जो ये बी वेक्टर प्लॉट करो, बी वेक्टर कहाँ रहा है, एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे करके, तो ये आ गया मेरे पास में यहाँ पर ये बी वेक्टर आ गया, और बी वेक्टर का एंगल भी कितना हो गया 30 डिग्री, कितना डिग्री। जो सी है वो क्या है, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर है, तो ये भी इसी डायरेक्शन में आ रहा होगा, है ना, ऐसे करके आ रहा होगा,
ये सी वेक्टर हो गया, और इसका जो एंगल है कितना है बच्चों, ये है 45 डिग्री, ये वाला, ठीक है ना। तो आप आराम से देख के बता सकते हो कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री। कितना आ गया, 60 डिग्री। वेक्टर बी एंड वेक्टर सी के बीच में, ये वेक्टर बी और वेक्टर सी, तो वेक्टर सी बनाता है एक्स एक्सिस से 45 डिग्री और वेक्टर बी बनाता है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री। तो 45 में से 30 गया, कितना बचा, 15 डिग्री। कितना आ गया ये, 15 डिग्री। एंड वेक्टर ए एंड वेक्टर सी के बीच में, वेक्टर ए बनाता है एक्स एक्सिस से बच्चों 30 और वेक्टर सी बनाता है कितना, 45। तो 30 + 45 75 डिग्री आ गया। क्लियर? ओके, वन मोर क्वेश्चन। A unit vector along east is defined as I cap. A force of 10 to the power 5 times acts westward. Represent the force in terms of I. है ना, ऐसे करके देखो, ये ईस्ट है, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, है ना। ईस्ट के अलोंग वेक्टर कौन सा है, आई, यूनिट वेक्टर आई है। तो वेस्ट के अलोंग कितना होगा, इसका रिवर्स होगा, यानी कि -i कैप। किसी वेक्टर के जो अपोजिट वेक्टर होता है बच्चों, उसमें क्या करते हैं, उसमें माइनस का साइन लगा देते हैं, है ना। अगर कोई गिवन वेक्टर है मेरे पास में a, तो नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव a कितना होगा, इस वेक्टर से अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी उसकी, है ना, ऐसे करके बस -a, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, राइट। तो यूनिट वेक्टर अगर ईस्ट में आई है तो वेस्ट में -i कैप हो गया। ये कह रहा फोर्स 10 to the power 5 टाइम्स एक्स वेस्ट वर्ड, है ना। तो क्या आएगा मेरे पास में, एफ आ जाएगी, वेक्टर लगा यहाँ पर, -10 to the power 5 आई कैप न्यूटन वेस्ट, टाइम्स कितना, टाइम्स, ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहाँ पे वेक्टर का साइन है, तो इसमें क्या मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन भी है, और यहाँ पे क्या है, ये तो मेरे पास में असल में 10 to the power तो मैग्नीट्यूड है और -i डायरेक्शन है। इनफैक्ट हमने इसको ऐसे लिखना था, F = 10 to the power 5 मैग्नीट्यूड है और -i कैप इसकी डायरेक्शन है और डाइंस इसकी यूनिट है। तो इसको कैसे लिखा हमने, -10 to the power 5i डाइंस। चलिए, नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर, है ना। किसी स्केलर से हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो मेरे पास में कोई वेक्टर a है ना, एक वेक्टर a है ना, इसको हमने 3 पार्ट डिवाइड कर रखा है। उसका कितना है, इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स हो जाएगा, 3 समथिंग। जैसे अगर फोर्स है तो 3 न्यूटन मान सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट है तो 3 मीटर मान सकते हैं, किलोमीटर मान सकते हैं, है ना, ऐसे करके। तो वेक्टर a इतना है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, है ना, वेक्टर a को 2 से, 2 क्या स्केलर हो गया, है ना, 2 एक रियल नंबर है, स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है कि डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। तो इसका मैग्नीट्यूड डबल कर दिया हमने और डायरेक्शन सेम रहेगी। 3a का मतलब क्या हो गया, 3 वेक्टर a का मतलब हो गया कि इसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो गया है ना। और ये जो वेक्टर है बच्चों यहाँ पे लगा हुआ है ऐसे करके, ये ना 3 पर नहीं है, सिर्फ a पर है ना। इसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो गया है, पर डायरेक्शन a वाली ही है। और -a का मतलब क्या हुआ, -a का मतलब हो गया, a का मतलब ये डायरेक्शन, -a का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, है ना। तो देखो, अगर वेक्टर a गिवन है ना, ऐसे करके वेक्टर a गिवन है, तो लैम्डा वेक्टर a क्या होगा, है ना, लैम्डा वेक्टर a क्या होगा, है ना, लैम्डा वेक्टर होगा, इसकी लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन सेम रहने वाली है। और -λ a वेक्टर क्या होगा, है ना, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ऐसे करके, है ना, और इसकी मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब वेक्टर्स को हम सिंपली स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो, नाउ हाउ डू वी ऐड 2 वेक्टर्स। तो 2 वेक्टर को कैसे ऐड करें। अब देखो, 2 वेक्टर को ऐड करने के लिए पहला लॉ है हमारे पास में, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या कहता है, ये कहता है कि इफ 2 वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 साइड्स ऑफ ए बाय 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। 2 वेक्टर दे रखे हैं आपको, मान लीजिए ए वेक्टर आपको ये दे रखा था, है ना, और ए वेक्टर मान लो आपको ये दे रखा है ऐसे,
है ना, ये वेक्टर P है और ये वेक्टर Q है। ये जो दो वेक्टर हैं ये किसी पैरेललोग्राम की टू एडजेसेंट साइड से अगर रिप्रेजेंट किए जा सकते हो, जैसे कि P वेक्टर यहाँ पे आ गया और Q वेक्टर यहाँ पे आ गया। इस पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड है कौन सी, AD और AB से रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। इफ टू वेक्टर्स कैन बी represented by two adjacent sides of a parallelogram in magnitude as well as in direction, then their resultant will be the diagonal of the parallelogram passing through the intersection of the vectors, है ना, in magnitude as well as in direction। जैसे कि वेक्टर P AD साइड से रिप्रेजेंट कर दिया, वेक्टर Q AB साइड से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स हैं। तो इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा बच्चों इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन में, वो कौन सा होगा, AC होगा, AC, राइट। अब इसको कैसे निकालने वाले हैं, है ना, रिजल्टेंट को कैसे निकालें मैथमेटिकल, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको, डायरेक्शन तो आ गई मेरे पास में, है ना, ये डायरेक्शन आ गई है, डायरेक्शन में निकालेंगे मैथमेटिकली, है ना। ये तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट कर दिया हमने इसको, अब इसका मैथमेटिकली कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। चलिए, तो ये जो वेक्टर Q है ना, इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं कितना है, Q मैग्नीट्यूड हो गया इसका। ये जो वेक्टर P है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, P है। सबसे पहले जो वेक्टर P है इसको इसके पैरेलल शिफ्ट कर लेते हैं और यहाँ P पे ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा, BC वेक्टर बन जाएगा, राइट। तो जो ये वेक्टर P था यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो AB पर वेक्टर Q आ गया है और BC पर वेक्टर P आ गया है ना। A की टेल B की हेड, यानी जो वेक्टर AB है B पर इसकी हेड है और वेक्टर BC की B पर इसकी टेल है। तो जो वेक्टर AC है ये इसको रिप्रेजेंट करेगा, इसके रिजल्टेंट को। C से परपेंडिकुलर डाल लीजिए B एक्सटेंडेड पर, B को एक्सटेंड कीजिए और C से एक परपेंडिकुलर डाल लीजिए, है ना। वेक्टर P का मैग्नीट्यूड कितना है, P, राइट, और वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड कितना है, Q है। तो ये चूंकि ये थीटा एंगल है, कौन सा, P और Q में कितना एंगल है, थीटा एंगल है, तो P और Q में ये थीटा एंगल है, ये भी थीटा एंगल ही होगा यहाँ पर। इसके कंपोनेंट बनाइए तो ये P cos थीटा आ जाएगा, यहाँ पर B P cos थीटा आ जाएगा और C कितना आ जाएगा, P sin थीटा आ जाएगा। बात सही आ रही है, कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। 10th क्लास में पढ़ रखा आपने, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है। कैसे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos थीटा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस sin थीटा होता है। तो P sin थीटा आ गया, ये कितना आ गया, ये मेरे पास P cos थीटा आ गया। अब ध्यान दो इस बड़े वाले ट्राइंगल पर, किस पर, ACE पर, इन, चलिए यहाँ पर रहते हैं, इन ट्राइंगल AEC, कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पर जो AE है वो कितना आ गया है, AE आ गया मेरे पास में AB प्लस BE, A प्लस B मतलब Q प्लस P cos थीटा, ये मेरे पास में AE आ गया। जो C की वैल्यू कितनी आई, C मेरे पास में आ गया P sin थीटा, कितना आ गया, P sin थीटा आ गया, राइट। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल कौन से में, AEC में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, क्या, AC स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, राइट, लगा सकते हैं आप। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, है ना, यही हुआ ना। AE स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। अब A कितना, Q प्लस P cos थीटा है, वो P sin थीटा है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर Q प्लस P cos थीटा स्क्वायर प्लस P sin थीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा आपके पास में AC स्क्वायर। इसको ओपन कीजिए तो आएगा आपके पास में, लगाइए यहाँ पर क्या, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कोस थीटा, और इसको स्क्वायर कर लीजिए, ये आ गया आपके पास में P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखो ये जो P स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको इकट्ठा कर लीजिए तो ये आ जाएगा मेरे पास में, दोनों में क्या कॉमन है, P स्क्वायर कॉमन है। हाँ, जो AC स्क्वायर है, AC क्या है, AC R है, तो ये कितना आ जाएगा, R का स्क्वायर आ जाएगा, है ना,
AC रिजल्टेंट ना बच्चों, देखो यहाँ पे AC क्या रिजल्टेंट है, तो यहाँ पे r का स्क्वायर आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, यहाँ पे इसमें और उसमें पी स्क्वायर कॉमन है, अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर, इसको उठा के यहाँ रख लीजिए, और 2pq कोस थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आर स्क्वायर आ गया आगे पास में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, यानी जो आर की वैल्यू आई आगे पास में स्क्वायर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा आ गई, राइट। ये आ गया रिजल्टेंट। तो अगर आपके पास में बच्चों दो वेक्टर गिवन है ना, p और q किसी फॉर्म में गिवन हो और उनके बीच का एंगल पता हो आपको, तो इस फॉर्मूले को लगा के आप उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट का मतलब क्या हो गया, ये उस वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, उसकी डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन भी निकालेंगे, ठीक है ना। अब जो रिजल्टेंट है ये जो है आर विल बी मैग्नीट्यूड का कुछ केस बनेंगे क्या, चूंकि कोस थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच तक चेंज होती है, -1 कोस थीटा की जो वैल्यू होती है ये होती है -1 से 1 के बीच में चेंज होती है। मिनिमम कोस थीटा की वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम कितनी होती है, 1 होती है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, आर विल बी मैक्सिमम व्हेन कोस थीटा इक्वल टू 1, और कोस थीटा 1 कब होगा, जब थीटा 0 हो, दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यानी कि जब दो वेक्टर्स पैरेलल होंगे एक दूसरे के, है ना, ऐसे करके पैरेलल हो, यानी एक डायरेक्शन में हो, या ऐसे करके एक डायरेक्शन में हो, तो इनका जो सम होगा वो मैक्सिमम आने वाला है। तो उस केस में क्या होगा, मेरे पास में आर आ जाएगा मेरे पास में रूट स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, यानी p प्लस क्यू होल स्क्वायर आ गया। तो आर कितना आ गया मेरे पास में, p प्लस क्यू आ गया, आगे नहीं आ गया ऐसे करके। जो सेकंड केस बनेगा मेरे पास में वो मिनिमम का बनने वाला है ना। आर विल बी मिनिमम कब, व्हेन कोस थीटा -1, व्हेन कोस थीटा इज इक्वल टू -1, यानी ये कब होता है, कोस 180 डिग्री पर, है ना, यानी थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब अगर दो वेक्टर एक दूसरे के कैसे हों, अपोजिट हों, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनका मैग्नीट्यूड, इनका जो डिफरेंस होगा वो मिनिमम होगा, है ना। उस केस में अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंस आएगा, क्योंकि थीटा एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर, ये 180 बन रहा है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, है ना, तो उस केस में उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो मिनिमम आएगा। तो कितना आ गया मेरे पास में, यहाँ पे देखो आर स्क्वायर इक्वल टू आर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq और कोस 180, और कोस 180 -1 होता है, तो आर आ जाएगा बच्चों पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq स्क्वायर रूट, यानी आर विल बी इक्वल टू, ये कितना हो गया मेरे पास में, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, यानी कि आर आ गया आपके पास में p माइनस क्यू, राइट है जी। नाउ हमें पता करना है कि ये जो रिजल्टेंट है ये Q से कितना एंगल बना रहा है। मान लो 5 एंगल बनाता है, मान लेते हैं कि रिजल्टेंट Q से 5 एंगल बनाता है, कितना बनाता है, 5 एंगल बनाता है। तो हम इस ट्राइंगल में, किसमें, ACE में, है ना, क्या करें, परपेंडिकुलर अपन अगर बेस करके tan phi आ जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कितना CE है, सॉरी ये AE है, ये था AE, हाँ सही है। जो tan phi आएगा कितना आने वाला मेरे पास में p sin थीटा अपॉन q प्लस p cos थीटा, है ना। चलिए बना लेते हैं। असल में ये ऐसे करके बन रहा है, ये आपके पास में बच्चों रिजल्टेंट है ना, ऐसे करके ये रिजल्टेंट था, ये आपके पास में p है, यहाँ पर q है ना, ये परपेंडिकुलर डाल रखा था हमने, है ना, ये थीटा आ रहा है यहाँ पर, ये कौन सा, ये फाई, ये एंगल निकालना है हमें, ये, और ये कितना आ गया, क्यू कोस थीटा और ये क्यू साइन थीटा, है ना, ऐसे करके ये ए था, ये मेरे पास में ई था और ये सी था। तो tan phi कितना आ जाएगा, तो tan phi आएगा बच्चों
ये आएगा सी ई डिवाइडेड बाई ए ई। तो tan फाई कितना आ गया मेरे पास में, c हो गया q साइन थीटा एंड दिस इज p प्लस क्यू कोस थीटा। इस फॉर्मूले को लगाइए और आपकी डायरेक्शन आ जाएगी। डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम द वेक्टर p, जिस वेक्टर से मेरे पास में डायरेक्शन लेनी है उसको हमें बताना पड़ेगा किससे, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम वेक्टर p। अगर वेक्टर p से डायरेक्शन आ रही है तो ऊपर q साइन थीटा आएगा और नीचे p प्लस क्यू कोस थीटा आएगा। ओके राइट। नाउ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये दूसरा लॉ है ऐड करने के लिए दो वेक्टर को। कैसे करते हैं, एक वेक्टर लीजिए आप ए बी, है ना, और पहले वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर की टेल को आप रख दीजिए उठा के, है ना, सेम ऑर्डर में। जिस ऑर्डर में पहला वेक्टर होगा उसी ऑर्डर में दूसरा वेक्टर हो गया। ऑर्डर का मतलब हो गया कि अगर वेक्टर ए बी ए से बी की तरफ पॉइंट कर रहा है तो बी सी को बी से सी की तरफ पॉइंट करना चाहिए, राइट। तो ये क्या कहता है, ये कहता है लॉ कि इफ टू वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड बाय द टू एडजेसेंट साइड, जब टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, then their resultant will be represented by the third side taken in the reverse order, right। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ में हम क्या करें, रिप्रेजेंट करें ज्योमेट्रिकली। पहले वेक्टर को रखें तो फिर दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड से मिलाएं और सेम ऑर्डर में आ जाएंगे, है ना। तो जो ये ट्राइंगल बनेगा जब इसकी क्लोजिंग साइड बनाएंगे रिवर्स ऑर्डर में, तो जो क्लोजिंग साइड जो रिवर्स ऑर्डर में होगी यही इसका रिजल्टेंट होगा, है ना। तो इस केस में वेक्टर P प्लस वेक्टर Q विल बी इक्वल टू वेक्टर R, ठीक है। इस लॉ का इस्तेमाल हम ज़्यादातर कब करते हैं, जब हमारे पास में दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं ना, ऐसे करके। मान लो जैसे पहला केस बनाया था मैंने, मान लेते हैं यहाँ पे 3 किलोमीटर गए थे, A से B पर 3 किलोमीटर गए और B से C पर 4 किलोमीटर गए। कितना, 4 किलोमीटर गए और इनके बीच का एंगल राइट एंगल है ना। ऐसे गए थे ना पहले वाले क्वेश्चन में, ऐसे ईस्ट गए थे, ये वेस्ट है, यहाँ पर ऊपर नॉर्थ है और नीचे साउथ है। डायरेक्शन कोसाइन इस तरह बनते हैं। तो 3 किलोमीटर ईस्ट गए और बी से फिर 4 किलोमीटर नॉर्थ गए, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखो राइट एंगल बन गया यहाँ पर ऐसे करके। तो ऐसे केस में हम बजाय आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस थीटा लगाएं, सीधा सीधा आप क्या करें, इसको लगा लीजिए आप स्टॉक यहाँ से, ये हो गया। बस पाइथागोरस लगाइए यहाँ पर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना आएगा 25, तो स्क्वायर ऑफ 25 5 आ गया, तो आंसर आ जाएगा 5 आपका, राइट। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये क्या होता है, जब दो से ज़्यादा वेक्टर होते हैं बच्चों और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को आप आगे इस्तेमाल करते हैं, उसको ऐड ऑन करते रहें तो पॉलीगन लॉ बन जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में वेक्टर ए है, ये ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो वेक्टर ए हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। वेक्टर बी, ये कौन सा है, ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी हमारे पास में ये आ गया है, आगे नहीं आ गया ऐसे करके। और जो वेक्टर सी है उस वेक्टर सी की हमने टेल को वेक्टर बी की टेल से लगाया और हेड आगे आ गया। ऐसे वेक्टर डी की टेल को वेक्टर सी की हेड, है ना। 4 वेक्टर है मेरे पास में, कौन कौन से, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, वेक्टर सी गिवन है और वेक्टर डी, इनका ऐड करना है आपको। तो पहले वेक्टर ए आपने ड्रॉ कर लिया, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी की टेल को लगाया, उसको ड्रॉ कर दिया जो डायरेक्शन दे रखी होगी और जो मैग्नीट्यूड दे रखा होगा। फिर ऐसे ही हमने वेक्टर सी को ऐड इसमें क्या किया, ड्रॉ कर दिया, वेक्टर सी की टेल को वेक्टर बी की हेड से लगाया, फिर वेक्टर डी की टेल को वेक्टर सी की हेड से लगाया और सेम ऑर्डर में रखा। देखो ये क्या हो रहा है, इधर से इधर इसका हेड जा रहा है ना। ये टेल से हेड यहाँ जा रहा है, ये टेल से हेड यहाँ जा रहा है, ये टेल से हेड यहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ टेल से हेड नहीं है, यहाँ हेड से टेल है। तो जब ऐसा करेंगे, जितने वेक्टर्स हैं जब आप इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे तो जो क्लोजिंग साइड आएगी पॉलीगन की वही आपका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, है ना। निकालेंगे कैसे, वेक्टर ए लिया वेक्टर बी लिया, तो पहले आप इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या करेंगे, ऐसे करके ये निकाल लीजिए। वेक्टर ए वेक्टर बी को ऐड कीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास में, मान लीजिए यहाँ पे R1 आ गया, क्या आ गया, R1 वेक्टर आ गया ऐसे करके, ठीक है। अभी जो R1 वेक्टर है इसमें ऐड किसको करेंगे, ये तो हो गए, ये भी ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया। R1 से आगे कौन सा जुड़ा हुआ है, C जुड़ा हुआ है, तो R1 में C को जोड़िए, तो R1 में C को जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, ये वाला वेक्टर आएगा, है ना। ये मान लेते हैं ये आपके पास में R2 आ गया है। अब R2 में क्या ऐड हो रहा है, R2 ऐसे इधर से साइड जा रहा है और D वेक्टर इसमें यहाँ से जुड़ रहा है, टेल जुड़ रही है इसकी, तो ये R2 प्लस डी कितना आ गया, R2 प्लस डी। अब R2 प्लस डी आएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ गया।
आर की टेल से डी की हेड जोड़ दीजिए, ऐसे करके, है ना। तो वेक्टर आर कितना है आपके पास बच्चों, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, ऐसे करके आ गया। आसान है, ट्राइंगल लॉ को बार बार यूज करना है, ऐसे करके। ना सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं ना, क्योंकि लॉ जो है आपके पास में एडिशन के सब्ट्रैक्शन के है नहीं। सपोज कीजिए आपको ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है। तो हम क्या करेंगे, असल में हम वेक्टर ए में ऐड करेंगे नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी। ग्राफिकली कैसे करेंगे, आप यहां पे वेक्टर ए ड्रॉ कर लीजिए, ऐसे करके ये वेक्टर ए आपके पास में आ गया। अब जो वेक्टर बी है इसको अपोजिट डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में है इसको अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कीजिए, ऐसे करके। ये क्या आ गया, नेगेटिव वेक्टर बी आया, है ना। अब इस नेगेटिव वेक्टर बी को शिफ्ट कीजिए कहां पर, पैरेलल इसके, तो यहां आ जाएगा ऐसे करके, ये आ गया नेगेटिव वेक्टर बी, ऐसे करके, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर बी आपके पास में आ गया, ऐसे करके। तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा कैसे आएगा, फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर सेम ऑर्डर में है, रिजल्टेंट आएगा बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्राइंगल इन द रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर ये हो गया, तो ये क्या आया मेरे पास में, ओहो क्या बन गया, ये कर्व बन गया है। तो चलिए मान लीजिए कि ये साइड है इसकी, है ना, ये मेरे पास में वेक्टर आर आ गया, है ना। तो यहाँ पे जो वेक्टर आर है ये क्या है, ये मेरे पास वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ऐसे करके। क्या करना, कैसे ऐड करेंगे, अगर वेक्टर ए में वेक्टर बी को ऐड करना है तो क्या करें, वेक्टर ए ड्रॉ करें और जो बी है उसको रिवर्स कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए, रिवर्स कर लीजिए। मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी में थीटा का एंगल है, क्या दे रखा है, थीटा का एंगल दे रखा है। तो ये वेक्टर ए है वेक्टर बी है, तो ये थीटा का जो एंगल है कहाँ पे आ रहा होगा, दिखाते हैं, चलो इसको करके दिखाते हैं आपको, है ना। ये वेक्टर ए आ गया और मान लीजिए ये मेरे पास में क्या था, ये मेरे पास में बच्चों वेक्टर बी था। इसके शिफ्ट हमने यहाँ पे कर लिया, इसको शिफ्ट कर लिया इसके पैरेलल, ए को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लिया है, बी को पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ लिया है। तो ए और बी के बीच में जो एंगल थीटा था वो कौन सा एंगल होगा, वो होगा ये वाला थीटा, ये थीटा एंगल होगा नहीं होगा, ए और बी के बीच में एंगल थीटा। अब ए और माइनस बी के बीच में कौन सा एंगल है, ए और माइनस बी के बीच में एंगल, है ना। जो वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच में एंगल होगा वो होगा ये वाला, है ना। ये नहीं होगा, ये वाला होगा कौन सा, पाई माइनस थीटा। सही हमारी बात, ये वाला एंगल नहीं होगा, है ना। कौन सा होगा, ये एंगल होगा, है ना। क्योंकि बी की डायरेक्शन ये वाली है, ए की डायरेक्शन ये वाली है, तो इनकी जो डायरेक्शन के बीच में जो एंगल आ रहा है थीटा आ रहा है। अब जो यहाँ पर ये ए और यहाँ पे माइनस बी है, तो इनकी डायरेक्शन कौन सी है, ए की डायरेक्शन तो बच्चों ये वाली आ रही है, देखो यहाँ पे ए वाली, और बी की डायरेक्शन ये वाली आ रही है, माइनस बी की डायरेक्शन ये वाली आ रही है, ए की डायरेक्शन ये आ रही है, माइनस बी की डायरेक्शन ये आ रही है। तो कौन सा एंगल आया, पाई माइनस थीटा वाला, ये वाला एंगल आएगा, है ना। दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, है ना। ऑलवेज अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा है तो वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी के बीच में एंगल पाई माइनस थीटा ही आएगा। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इफ वेक्टर्स ए एंड बी हैव मैग्नीट्यूड 8 and 6 यूनिट्स, है ना। सब्ट्रैक्शन कब आ रहा है, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दे रखा है, एक का 8 यूनिट दे रखा है, एक का 6 यूनिट दे रखा है। कह रहा है कि अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हो, है ना, अगर एक दूसरे के पैरेलल हो, तो चलो पहला केस करते हैं जब पैरेलल है। तो ये वेक्टर हो गया मेरे पास में, मान लीजिए कि 8 यूनिट का वेक्टर हो गया, कितना हो गया, वेक्टर ए हो गया, और दूसरा कौन सा वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया बी हो गया। अब चूंकि सेम डायरेक्शन में है, क्या है, सेम डायरेक्शन, तो वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर बी क्या होगा, ये वेक्टर ए होगा ऐसे करके, है ना। और ये क्या होगा मेरे पास में, इसको रिवर्स कर देंगे, ये वेक्टर बी आने वाला है, ठीक है ना। तो a माइनस बी, तो सिंपल क्या कर देंगे कि मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b कितना आ जाएगा मेरे पास में, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 8 - 6 = 2 यूनिट्स, कितना आ जाएगा, 2 यूनिट्स आ जाएगा। सही हमारी बात ऐसे करके। जो सेकंड है मेरे पास में वो क्या कह रहा है, आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। एक वेक्टर ए ऐसे दिखा रखा है आपको,
और बी वेक्टर आपको ऐसे दिखा रखा है, ठीक है ना। और एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, क्या है, एंटी पैरेलल है। तो हमें क्या निकालना है, निकालना वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है। तो पहले वेक्टर ए ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे ऐसे करके, ठीक है। और वेक्टर बी को रिवर्स कर देंगे और इसकी टेल से इस वेक्टर की हेड लगा देंगे, इसकी सॉरी पहले वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर के टेल लगा देंगे, है ना। अगर ये वेक्टर बी है बच्चों, तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये क्या होगा, ये माइनस बी होगा ऐसे करके, है ना। तो हमने क्या करना, ए माइनस बी करना है, तो ए की हेड से इसके टेल लगाएंगे, तो ये मेरे पास में आ गया ऐसे, माइनस बी आ गया। तो इनफैक्ट जो ए माइनस बी है ये वेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट होगा, है ना, ऐसे करके रिप्रेजेंट होने वाला है। और इसका जो मैग्नीट्यूड्स आएगा कितना आएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, कितना देखो ऐड हो रहा है, यहाँ पे 8 यूनिट है, यहाँ पे 6 यूनिट है, 14 यूनिट्स आ रहा है, कितना 14 यूनिट्स आ रहा है। जबकि इसमें कितना आ रहा था मेरे पास में, इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया था, 2 यूनिट आ गया था। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये सिंपल है मेरे पास में। ये 8 यूनिट्स है, ये मेरे पास में 6 यूनिट्स हैं यहाँ पर, है ना। और एक दूसरे के ये क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना। और ये कौन सा है मेरे पास में, ये वेक्टर ए है, और ये मेरे पास में वेक्टर बी है, ठीक है ना। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर कितना आ गया है, 64 36 100 आ गया। तो ए सी कितना आ गया मेरे पास में, 10, कितना आ गया 10 यूनिट्स, तो ये कितना गया 10 आ गया। अब इसका एंगल कितना है, अगर मान लेते हैं कि ये थीटा एंगल बनाता है ना, इसका रिजल्टेंट ए बी से थीटा एंगल बनाता है, तो tan थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा निकाल दीजिए आप। tan थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 6 है यहाँ पर, और बेस 8 है, तो 3/4, ये मेरे पास में एंगल आ गया, राइट। नाउ फोर्थ पार्ट में ये कह रहा है मेक्स एन एंगल 60 डिग्री बिटवीन देम, उनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है, एंगल ए और बी के बीच में। अच्छा हाँ, ये तो हमने ऐड कर दिया, वो सब्ट्रैक्ट करवा रहा है, क्या करा रहा है, सब्ट्रैक्ट करवा रहा है, उल्टा कर दिया हमने, इसे ऐड कर दिया, क्या कर दिया हमने बच्चों, ये कर दिया ऐड ऐसे करके। हमें कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, चलो अच्छा हो गया, थर्ड का भी डैश लगा देते हैं, ऐड सही में आ गया, सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो पहले आप यहाँ पर बना लें वेक्टर ए, है ना, और ये सब्ट्रैक्शन करना है, इसमें क्या करना है, अगर वेक्टर बी ऐसे करके है तो ये ऐसे करके आएगा मेरे पास में, यहाँ पर माइनस बी आने वाला है, ठीक है ना। अगर बी ऊपर बी है तो नीचे भी बी माइनस आने वाला है, तो ये डायरेक्शन आ जाएगी मेरे पास में, ये वाली ऐसे करके, है ना। आंसर अभी भी यही आने वाला है, आंसर अभी भी ये आने वाला है, क्योंकि ये मेरे पास में क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया, आगे नहीं आ गया, और ये मेरे पास में आ गया परपेंडिकुलर। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो अभी भी 100 कितना आएगा, 10 यूनिट्स ही आएगा। ये कितना है मेरे पास में, 8 यूनिट्स है, और इसका कितना मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड है 6 यूनिट्स, -6 नहीं है, 6 यूनिट्स है। माइनस तो असल में वेक्टर में जो माइनस होता है ये डायरेक्शन दिखाता है ना, -6 नहीं है, क्या है, माइनस बी का मतलब क्या है कि उसकी रिवर्स डायरेक्शन है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड 6 ही है। तो यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 6 है, तो और ये किसमें राइट एंगल पर लगे हुए हैं, तो हाइपोटेनस कितनी है कि 10 ही आने वाली है, कितनी आने वाली, 10 आने वाली है, ओके। अब इसका जो एंगल है वो कितना आएगा, अगर ये वाला थीटा एंगल है तो थीटा एंगल कितना आएगा, अभी भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना 6/8, तो वो भी सेम आने वाला है, ठीक है। पर रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसे करेंगे। नाउ जो फोर्थ पार्ट है वो कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दूसरे 60 डिग्री के एंगल पर है। मान लीजिए ये करके, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर मेरे पास में मान लेते हैं वेक्टर बी है, और ये बच्चों दोनों से एक दूसरे 60 डिग्री पर है, राइट। अब वो कह रहा है कि आप क्या करें, वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट कीजिए, है ना। तो हमें क्या करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है, ये मान लेते हैं वेक्टर आर है। क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे वेक्टर ए ड्रॉ करने वाले हैं, ये कर लिया हमने वेक्टर ए। फिर ये जो वेक्टर बी है इसका रिवर्स करेंगे, क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो मान लीजिए इसको हम रिवर्स कर देते हैं, यहीं पकड़ लेते हैं रिवर्स, यहीं पर ही इस जगह पर ही, और ये आ गया आपके पास में वेक्टर माइनस बी आ गया, ठीक है।
तो ये पैरेललोग्राम लॉ लगा देंगे इसके अंदर। देखो ये पैरेललोग्राम की दो साइड हो गई हैं, इसको पैरेललोग्राम को आप कंप्लीट कर लीजिए ऐसे करके, इस पैरेललोग्राम को आप कंप्लीट कर लीजिए ऐसे करके। और इनिशियल जो वेक्टर था ये था मेरे पास में ये वाला, इनिशियली वेक्टर मेरे पास में बी ये था, और ये इनके बीच में कितना एंगल था 60 डिग्री था। तो इनके बीच में एंगल कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 120 डिग्री। 120 डिग्री आ नहीं है मेरे पास में ऐसे करके। और मान लेते हैं जो इसकी जो रिजल्टेंट है, सॉरी जो इसकी रिजल्टेंट है ये आपकी इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन में क्या होता है, जो डायगोनल होता है वो उसका रिजल्टेंट होता है, तो इसका रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, चलो तो कैसे निकालेंगे इसे। हमारे पास में एक रूल है क्या, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। अब देखो यहाँ पे पी क्यू क्या है, पी और क्यू मैग्नीट्यूड्स हैं। तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड कितना है 6 यूनिट्स है, और ए का मैग्नीट्यूड कितना 8 यूनिट्स है ना। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना बच्चों 8 यूनिट्स है, तो कितना हो गया 8 का स्क्वायर। और क्यू का मैग्नीट्यूड सॉरी बी का मैग्नीट्यूड कितना 6 है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू कोस 120 डिग्री। ये आ गया आपके पास में आर स्क्वायर। ओके, तो आर स्क्वायर कम्स आउट 64 36, तो 100 आ गया मेरे पास में यहाँ पे, प्लस 2 8 16 16 6 कितना हो गया 96। कोस 120 कितना होता है कोस 90 प्लस 30 है ना। देखो कोस 90 प्लस 30 यहाँ करके दिखाते हैं। कोस 120 होता है कोस 90 प्लस 30, और कोस 90 प्लस 30 कितना होता है, ये होता है माइनस साइन 30, और माइनस साइन 30 यानी कि -1/2, यानी कि -1/2। ओके, तो कितना हो गया 100 माइनस 48, 100 माइनस कितना हो गया, हाँ 48 हुआ ना। ठीक है, ये हो गया आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस 48 52, तो आर आ गया मेरे पास में स्क्वायर रूट ऑफ 52। ये मेरे पास में इसका मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट का, कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 52 आ गया। अब अगर ये एंगल पूछे आपसे, क्या पूछे कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द वेक्टर ए, मान लेते हैं ये एंगल फाई है, कितना एंगल फाई है। ठीक है, तो अगर ये एंगल फाई है, अगर ये एंगल फाई तो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, देखो tan फाई किससे ए से, तो ये आएगा मेरे पास ऊपर, ये क्या आएगा, ये आएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ये आ जाएगा आपके पास में। जिससे एंगल होता है, जो डायरेक्शन होती है ना, ये जो एंगल बन रहा है रिजल्टेंट का, जिस वेक्टर से बन रहा होता है वो वेक्टर यहाँ पे आता है, इसे उस वेक्टर मैग्नीट्यूड यहाँ पर आता है। ठीक है ना, और जो दूसरा वेक्टर होता है वो मल्टीपल में होता है साइन थीटा के कोस थीटा के, याद रहेगा ऐसे करके। तो वैल्यू रख लीजिए बस आप उठा के, बी मेरे पास में है 6 और साइन 120, और यहाँ पर 8 प्लस 6 कोस 120। इसको सोल्व कीजिए, आपके पास में 5 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास में डायरेक्शन आ गई। ओके, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज ईच हैविंग मैग्नीट्यूड एफ एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा। मान लेते हैं रिजल्टेंट क्या है, एफ डैश है ना, एफ डैश को रिजल्टेंट मान लेते हैं। तो देखो एफ डैश स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f इंटू कोस थीटा, ये तो होगा। आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा, ये होता है। तो कितना हो गया बच्चों 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कोस थीटा, ये आया आपके पास में f डैश का स्क्वायर। 2f स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ पर अंदर आ गया 1 प्लस कोस थीटा, है ना। ऐसे करके और सोल्व कर सकते हैं, ऐसे कैसे, ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस थीटा को, कोस 2 थीटा कितना होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा की बात पूछ रहा हूँ, इसकी कोस 2 थीटा की, ये होती है कोस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली होती हैं। तो ये कोस 2 थीटा की है तो 2 थीटा में चेंज हुआ, और थीटा किस में हो जाएगा, थीटा पॉइंट 2 में हो जाएगा। तो कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 4f कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आ गया एफ डैश का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए आप, है ना, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा एफ डैश विल कम्स आउट टू बी 2f कोस थीटा बाई 2। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो अब क्या रहा है, इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो यूनिट वेक्टर। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। ठीक है ना, मान लेते हैं मेरे पास में तो जो 2 यूनिट वेक्टर्स हैं वो है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सॉरी, यूनिट वेक्टर से क्या है, यूनिट वेक्टर से कैप लगाओ, क्या लगाओ, टोपी बनाओ, कैप लगाओ। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर 2 यूनिट वेक्टर्स, और मान लेते हैं इनका जो रिजल्टेंट है, इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो यूनिट वेक्टर, वो भी क्या है, सी है ना। तो मान लेते हैं वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हो गया, नहीं हो गया, ओहो फिर भूल गया, कैप लगाओ। 2 यूनिट वेक्टर का सम भी एक यूनिट वेक्टर ही है। तो मान लेते हैं जो 2 यूनिट वेक्टर हैं वो वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर बी हैं, और इनका जो सम है वो यूनिट वेक्टर सी है। तो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर सी जो इक्वल टू यूनिट वेक्टर ए प्लस यूनिट वेक्टर बी, है ना। तो उनके जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो कितने आएंगे, देखो ये, इसको ये मैग्नीट्यूड हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये वाला मैग्नीट्यूड हो गया, ऐसे करके। ठीक है, चलिए, तो ये कितना है, किसी यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो यहाँ रख दो 1। अब ये 2 यूनिट वेक्टर्स हैं, इनका सम क्या आएगा मेरे पास में, कौन सा फॉर्म लगाएंगे, आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू को उस तरह कहीं भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ किसका किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 यूनिट वेक्टर ए यूनिट वेक्टर बी एंड cos थीटा। ओके, तो ये आ गया 1, है ना। इसको स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ पे। अब ये जो यूनिट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया। यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर फिर 1 आ गया, और यहाँ पे 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कोस थीटा, तो कितना आ गया 1 इक्वल टू 2 प्लस 2 कोस थीटा आ गया। तो इससे कितना ऐसा आया, 2 कोस थीटा इक्वल टू -1/2। सॉरी, इस 2 को यहाँ ले जाओ तो -1 आ गया, यहाँ पर आगे नहीं आ गया, तो इससे आया मेरे पास में कोस थीटा इक्वल टू -1/2। तो कोस थीटा की वैल्यू आपके पास में आ गई है। अब पूछ रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, इनका क्या निकालना, इनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है। यानी ये आपसे पूछ रहा है ये चीज, है ना, ये पूछ रहा है ना ये। तो ये कितना होगा मेरे पास में, ये होगा ये वाला, क्या, इसका स्क्वायर प्लस हो बी का स्क्वायर, है ना, और डिफरेंस इनका तो -2 और यहाँ पर cos थीटा। सही हमारी बात, 2 का जो डिफरेंस होता है कितना आता है मेरे पास में, अगर 2 वेक्टर दे रखे हो वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो डिफरेंस कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab cos थीटा, ये इसका डिफरेंस आने वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब कौन सी वैल्यू रखने वाले हैं हम बताओ, हाँ जी, ये जो cos थीटा का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, यहाँ रख देंगे उठा के, ये जो cos थीटा है इसको उठा के यहाँ रख देंगे बस। तो देखो
ये आ गया मेरे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर ए 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कोस थीटा कितना है -1/2, कितना -1/2, ठीक है। तो कितना हो गया 1 + 1 2 माइनस इस 2 से ये 2 चला गया और -1 प्लस हो गया, ठीक है ना, तो +1, तो कितना आ गया मेरे पास में स्क्वायर रूट, राइट। चलिए सही में आपको ये, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात थी कि जो यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 ही होता है। तो इसका यूज करके हमने पहले क्या निकाला, कोस थीटा निकाल लिया, उनके बीच जो गिवन यूनिट वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल निकाल लिया। और जब एंगल हमारे पास में आ गया तो उसने पूछा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, तो इसको यूज किया हमने वहाँ पर इस एंगल का को है ना, कोस थीटा का इस्तेमाल कर लिया हमने यहाँ पर और हमारे पास में आंसर आ गया, है ना। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर फिर मिलते हैं, तब तक टेक वेरी गुड केयर।